नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में कोरोना की मौजूदा हालात पर केंद्र सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। केंद्र के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 1992 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 14,378 का आंकड़ा है कोरोना संक्रमित लोगों का। 24 घंटे में ही 991 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 घंटों में 43 की मौत हो चुकी है। कुल 480 की मौत देश में हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमित में 75% बुजुर्गों की मौत अब तक हो चुकी है। 23 राज्यों में जमात के कारण बढ़े हैं ये आंकड़े। 63% जमात से जुड़े हुए आंकड़े दिल्ली में हैं। 4,291 मामले जमात से जुड़े हुए हैं 14,378 में। दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जमात के केस। सोशल डिस्टेंसिंग को ना मानने से ही देश में हालात बिगड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बातें जारी की गई। दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जमात के केसेस सामने आए हैं। तमिलनाडु में 84% केसेस सिर्फ जमात से हैं। दिल्ली में 63% केसेस सिर्फ जमात से हैं। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 79% केसेस सिर्फ और सिर्फ जमात के कारण है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 61% केसेस सिर्फ और सिर्फ जमात के कारण। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब तक 59% केसेस सिर्फ और सिर्फ जमात के कारण ही हैं। तबलीगी जमात ने माहौल खराब किया, उसके बाद लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करना, दोनों ही वजह इस वक्त देश के सामने एक बड़े संकट को लेकर आई हैं और इसी कारण से एक बार फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड भी करना पड़ा। 3 मई तक लगातार लॉकडाउन जारी है। कोरोना पर केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार कहा गया कि 23 राज्यों में जमात के कारण आंकड़े बढ़े हैं। दिल्ली में 63% जमात से ही जुड़े हुए हैं। वहीं केसेस अगर तेलंगाना की बात करें, 84% केसेस तेलंगाना में जमात के कारण बढ़े। 4,291 जो केसेस हैं अभी तक पूरे भारत में, वो सिर्फ और सिर्फ जमात से ही संबंधित हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ना मानने के कारण भी देश में हालात बिगड़े हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक यूपी में कई जनपद कोरोना मुक्त हो चुके हैं। प्रयागराज, बरेली, पीलीभीत कोरोना मुक्त हो चुके हैं। जन सहयोग से कई जिले अब तक कोरोना मुक्त हुए हैं। यूपी के पीलीभीत, हाथरस और प्रयागराज जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं, यानी जो जहां पर पॉजिटिव केसेस थे उनकी रिकवरी के बाद में ये अब जो जिले हैं वो कोरोना केसेस से निजात पा चुके हैं और ये कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अब तक 869 मरीज हैं उत्तर प्रदेश में। 49 जिले इसकी चपेट में हैं। संक्रमण के मामले में उत्तर प्रदेश में पीछे नहीं। सीएम योगी ने छूटे निराश्रितों को भत्ता देने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही निराश्रितों को 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। पीपीई और मास्क निर्माण इकाइयों को शुरू किया गया है। सभी जिलों में भिजवाए जाएंगे पीपीई किट और N95 मास्क। प्रयागराज, बरेली, पीलीभीत इस बीच कोरोना मुक्त हो चुके हैं। 49 जिले उत्तर प्रदेश के अभी कोरोना से प्रभावित हैं। 75 जिले वाले उत्तर प्रदेश में 49 जिले प्रभावित हैं। एक तरफ केंद्र सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसमें तमाम आंकड़े साझा किए गए। इसके अलावा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का अभी तक क्या स्टैंड है और अभी स्थिति क्या है। कितने जिले अब तक कोरोना मुक्त हो चुके हैं? 3 जिले, जिनमें पीलीभीत भी है, हाथरस भी है। ये वो जिले हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। और ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ में, एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश, अगर केंद्रीय सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा खेल 2 पहलुओं ने बिगाड़ा। एक, तबलीगी जमात और दूसरा लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करना। देखिए पूजा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा, अगर पूरे जो है देश में कोरोना संक्रमण में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो तबलीगी जमात का है। जिस तरीके से तबलीगी जमात के मामले सामने आए, आप देखिए अगर राज्यवार आंकड़े देखिए तो लगभग 50% से ऊपर का हिस्सा अकेले तबलीगी जमात के से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि कहीं ना कहीं संक्रमण में सबसे बड़ी जो भागीदारी थी वो थी। और अगर ये तस्वीर अलग कर दी जाती है, आंकड़े अलग कर दीजिए, तब इस तस्वीर को देखिए तो आपको लगेगा कि शायद भारत में कोरोना का संक्रमण कोई जो है बहुत बड़े लेवल तक नहीं पहुंचा था। ऐसे में निश्चित तौर पर ये बड़ी जो है चूक रही और इसी चूक की वजह से देश में पूरा मिजाज बगड़ा, पूरी तरह बिगाड़ा गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने समय रहते लॉकडाउन किया, समय रहते सरकार ने वो कदम उठाए और साथ ही जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया
वहां पर केसेस बढ़े हैं। हॉट स्पॉट्स में जहां पर जो है हॉट स्पॉट्स घोषित किए गए, सरकार ने, देखिए सरकार की कामयाबी की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर सरकार ने समय रहते ही जो हॉट स्पॉट्स घोषित किए हैं, हॉट स्पॉट्स में पूरी तरीके से सील करने की कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर लोग तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको समझना होगा कि फिर सरकार कर क्या सकती है। सरकार सिर्फ, आप देखिए, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। यही सबसे बड़ा वैक्सीन है और इसके सिवा और कोई विकल्प, तो फिर आपको सिर्फ इतना ही फॉलो करना, अपने घरों में रहना है, डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सरकार जो कर सकती है, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा सकती है, वो दे रही है। डायग्नोज कर सकती है, वो कर रही है। सरकार अपने तमाम प्रयास करे। जिम्मेदारी हमारी और हम सब की है कि हम सब सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉकडाउन के इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करें। अच्छा ब्रजेश, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कुछ जानकारियां साझा की गई हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां खास आपके पास में, चाहे वो एंटीबॉडीज की बात सरकार की ओर से की गई हो, इसको लेकर क्या अभी तक प्लानिंग की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेस्टिंग की बात है, तो टेस्टिंग में कई तरीके से टेस्टिंग किट्स, जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं, उनको फिलहाल चाइना से भी एक्सपोर्ट किया गया है, जो है चाइना से इंपोर्ट किया गया, और उसके बाद अलग अलग जगह से टेस्टिंग किट्स मंगाई गई हैं। इसके साथ ग्रुप टेस्टिंग भी सरकार कर रही है। लैब्स की तादाद तेजी से बढ़ाने की कोशिशों में सरकार जुटी हुई है। जो सर्विलांस सैंपलिंग है, उसका भी सहारा ले रही है। तो टेस्टिंग, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के तमाम मुल्कों की अपेक्षा टेस्टिंग का जो रेशियो है वो भारत में कम है। लेकिन भारत की मजबूरी है कि उपलब्ध संसाधनों के लिहाज से हम हर एक व्यक्ति की सैंपलिंग नहीं कर सकते। जो है, अगर आप दक्षिण कोरिया का हवाला दो या दुनिया के दूसरे मुल्कों का हवाला दो, तो आप सोचिए, दक्षिण कोरिया की आबादी और हिंदुस्तान की आबादी में जमीन आसमान का अंतर है। दक्षिण कोरिया अगर चाहे तो अपने वो देश के एक एक व्यक्ति का परीक्षण कर सकता है, लेकिन 140 करोड़ लोगों का परीक्षण करना ये संभव नहीं है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि जो प्रिकॉशंस हैं वो बेहतर तरीके से लेने चाहिए, और सरकार लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है। जो ग्रुप टेस्टिंग आई, ग्रुप सैंपलिंग की बात करी गई, वो जहां लैब्स हैं वहां ग्रुप सैंपल्स हो रहे हैं, और ग्रुप सैंपल के जरिए भी बड़े पैमाने पर मामले सामने आए हैं। जो कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि हमने जो संक्रमण का रेशियो उसमें कमी आई, वो उसी तरीके से खोजी गई कि पहले मान लीजिए 10,000 टेस्ट होते थे, आज 15,000 टेस्ट हो रहे हैं। तो अगर 15,000 टेस्ट में 1,000 मामले सामने आ रहे हैं, पहले 10,000 में 1,000 मामले सामने आ रहे थे, तो संक्रमण के रेशियो में कमी आई है। तो सरकार टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग इन चीजों को जो है कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है या दूसरी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। जिसे कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया, अब 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आप लॉकडाउन की अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी का ये इसको एक सुअवसर मान लें, क्योंकि ये अवसर हमको और आगे तैयारी करने के लिए बढ़िया अवसर भी है। शायद स्कूल कॉलेज खुले रहते तो इतनी तैयारी हम नहीं कर सकते थे। ये 2 महीने का जो ज़्यादा समय मिला है, इसमें भी हम डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, केबल और डीटीएच चैनल के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू किया गया है उसका आप लाभ उठाएं। 10वीं 12वीं 10वीं 11वीं कक्षा के विषयों के जिन पाठों में आपको कोई कठिनाई है उसे दूर करने के लिए जेई, नीट और एनडीए की परीक्षाएं जून जुलाई में हो तो उसका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। इस बीच मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं में बचे हुए विषयों की परीक्षाएं जल्द से जल्दी लेकर परिणाम घोषित करने के सभी हम प्रयास करेंगे। इस पढ़ाई में हमारे बहुत से अध्यापक, लेक्चरर, चाहे वो स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। मैं ऐसे ही आज कुछ लेक्चरर्स और टीचर्स, इनकी बातचीत भी आपके सामने मैं कराऊंगा। मेरे साथ लाइन के ऊपर अभी जुड़े हैं नूह के कॉलेज से हमारी लेक्चरर नम्रता। तो नम्रता जी लाइन पर जुड़ी हैं। मैं नम्रता जी को निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई में अपना आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, एक बार जरा बच्चों को बताएंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। आप भी अपने प्रयत्न से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कृपया आप अपनी ज़बानी एक बार बताइए कि किस प्रकार पढ़ा जा सकता है। नम्रता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे यहाँ पर जो हम प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम बच्चों से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ रहे हैं, वो भी क्लास वाइज, बीए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
उनसे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। उसके अलावा इस ग्रुप को हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम बच्चों से सिलेबस जो हमें दिया गया है उसको हम कवर कर रहे हैं PDF फाइल्स के थ्रू, YouTube लिंक्स के थ्रू, और गवर्नमेंट की तरफ से जो शिक्षा सेतु ऐप है उसका प्रमोशन भी हम कर रहे हैं, वहाँ भी मटेरियल डाल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो डाउट्स हैं क्लियर करने के लिए उनको डेली असाइनमेंट्स और टेस्ट भी दे रहे हैं, ताकि हम बच्चों से पूछ सकें कि उनको कोई घबराहट तो नहीं हो रही, कहीं वो डाउट में तो नहीं है कि उनकी पढ़ाई अच्छे से होगी या नहीं। नम्रता जी, ये बताएंगे कि आपने क्या क्या नए काम किए हैं इसमें? सर, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, 3 सालों के अलग अलग बनाए, हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बनाए हैं, ताकि बच्चे अपने सब टीचरों से जुड़ सकें। जितने भी बच्चों के पास डिजिटल स्मार्टफोन है सर, उनसे हम कनेक्टेड हैं, और जिनके पास नहीं भी हैं उनसे भी हम कॉल करके जुड़े हैं और उनसे उनके डाउट्स भी पूछते हैं, और उनको ये भी बताते हैं कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है फिर भी आप अपने टीचरों से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नम्रता जी। आप इस प्रकार से छुट्टियां क्या, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें समय का उपयोग कैसे किया जाए, बहुत ही एक अच्छे प्रकार से अपने विद्यार्थियों की आप अपने परिश्रम से उनके लिए जो काम कर रहे हैं ये वास्तव में ही बड़ा प्रशंसनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने सीतापुर हादसे पर शोक व्यक्त किया है। सीतापुर में नाव पलटने की दुर्घटना से सीएम योगी व्यथित हैं। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने के निर्देश। हादसे में लापता बच्चे की तलाश में SDRF की मदद लेने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। खेत से काम कर रहे घर लौट रही 3 बच्चियां हादसे की चपेट में आई हैं। सीतापुर में घाघरा नदी पार करते हुए पलटी थी नाव। हादसे के वक्त गहरे पानी में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरी बहन अभी तक बचाई गई है। नाव में सवार तीसरी बच्ची की तलाश लगातार जारी है। सीतापुर में घाघरा नदी पार करते हुए एक नाव पलट गई। खेतों पर काम करते हुए घर की ओर वापस लौटते हुए 3 बच्चियां पानी में डूब गई, जिसके बाद एक की मौत हो चुकी है, एक को बचाया जा चुका है, जबकि एक की तलाश लगातार जारी है। सीएम योगी ने सीतापुर हादसे पर शोक व्यक्त किया है और सीतापुर में नाव पलटने की दुर्घटना से खुद मुख्यमंत्री योगी व्यथित हैं। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने के निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं। हादसे में लापता बच्चे की तलाश में SDRF की मदद लेने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। खेत से काम कर घर लौट रही 3 बच्चियां हादसे का शिकार हुई हैं। सीतापुर में घाघरा नदी पार करते हुए ये नाव पलट गई, जिसमें 3 बच्चियां सवार थीं। तीनों की तीनों बच्चियां डूब गईं, एक की मौत हो गई, दूसरी को बचाया जा चुका है, तीसरी की तलाश लगातार जारी है। सीएम योगी ने इस पूरे मामले में SDRF की टीम की सहायता लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ परिवार को आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। सीतापुर में नाव पलटने की दुर्घटना से खुद सीएम योगी इस वक्त व्यथित हैं। वैसे तो उतरा है, वह नाव में ताला पर रहे तो चलते नहीं रहे, तो डोंगियन में यहाँ उतरी रहे, बिटिया तीनों बैठी रहे, खियावत रहे, तो जने रहे। जब कल आग वह बम्बू करे हैं और बिटिया गरी गई तीनों, तो यहाँ का मिली रहे, मरी या का जिंदा मिली या का नहीं मिली। डरा दिया। वैसे तो उतरा है, वह नाव में ताला पर रहे तो चलते नहीं रहे, तो डोंगियन में यहाँ उतरी रहे, बिटिया तीनों बैठी रहे, खियावत रहे, तो जने रहे। जब कल आग वह बम्बू करे हैं और बिटिया गरी गई तीनों, तो यहाँ का मिली रहे, मरी या का जिंदा मिली या का नहीं मिली। वैसे तो उतरा है, वह नाव में ताला पर रहे तो चलते नहीं रहे, तो डोंगियन में यहाँ उतरी रहे। एक को जिंदा पकड़ लिया और दूसरी वाले को एक को लाश। और वहीं सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। हॉटस्पॉट एरियाज की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती से मॉनिटरिंग हो, किसानों को फसल कटाई में कोई परेशानी ना हो। जिला प्रशासन किसानों की फसल कटाई पर ध्यान दे। गेहूं क्रय केंद्रों की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। होम क्वारंटीन में भेजे गए लोगों से भी संवाद बनाया जाए, ये भी सीएम योगी के निर्देश हैं। लगातार टीम 11 के साथ में समीक्षा बैठकें करते हैं। आज भी टीम 11 के साथ की गई समीक्षा बैठक में किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे फसल कटाई की बात हो या फिर क्रय संबंधित कोई समस्या हो, किसी भी तरह की कोई समस्या किसानों को नहीं आनी चाहिए, सुनिश्चित किया। गेहूं क्रय केंद्रों की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। इसके साथ साथ होम क्वारंटीन में भेजे गए लोगों से भी संवाद बनाया जाए, ये निर्देश। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ की टीम 11 की जो आज बैठक चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सभी अधिकारी लोक भवन से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी निर्देश शासन स्तर से दिए जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतारा जाए और पूरी तरीके से जो श्रमिक हैं श्रमिकों पर पूरी तरीके से फोकस किया जाए। निजी क्षेत्रों में अभी तक औद्योगिक इकाइयों में जो काम हो रहा है उनको और बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो श्रमिकों को राहत दी जा रही है उनको भी युद्ध स्तर पर चलाया जा सके। देख सकते हैं कि आप सभी अधिकारी यहाँ से वापस निकल रहे हैं, सभी लोक भवन से निकल रहे हैं और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक है वो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। टीम 11 पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि लगातार जिस तरीके से कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं उसमें बड़े स्तर पर फोकस किया जाए। साफ तौर पर यह देखा जाए कि कोई भी भूखा ना सो। सबसे ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी चीज पर किया है कि कोई भी कहीं पर भी भूखा नहीं सोना चाहिए। वहीं पर किसानों की समस्याओं को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूरी रिपोर्ट तलब की है और साफ तौर पर कहा है कि किसानों की समस्याओं पर जिला स्तर पर कमेटियों का गठन हो और लगातार चीजों पर फोकस किया जाए कि किसानों की समस्याओं को कैसे खत्म किया जा सकता है। गेहूं के केंद्रों को लेकर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रिपोर्ट तलब की और कहा है कि साफ तौर पर सभी जिला प्रशासन ये तैयारियां सुनिश्चित करें कि किस तरीके से अच्छे तरीके से गेहूं का क्रय हो सकता है और सबसे बड़ी चीज सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन किया जाए। और पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया है कि सभी लोग लॉकडाउन का हर जगह पर सख्ती से पालन कराएं। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं विक्रम राठौर, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। वकीलों को सरकार की तरफ से मानदेय दिए जाने का मामला। मानदेय दिए जाने के संबंध में अजय कुमार लल्लू ने एक पत्र लिखा है। कोर्ट बंद होने की स्थिति में वकीलों को मानदेय दिया जाए। तो वकीलों की परवाह करते हुए उनके लिए मानदेय की मांग कर रहे हैं लल्लू और इसी संबंधित एक पत्र सीएम योगी को लिखा है। उनका कहना है कि कोर्ट बंद है, ऐसे में उनके सामने भी रोजी रोटी की एक बड़ी समस्या है, इसलिए सरकार को उनके लिए मानदेय तय करना चाहिए और उन्हें ये मानदेय सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। मानदेय दिए जाने के संबंध में अजय कुमार लल्लू ने यह पत्र लिखा है सीएम योगी को, जिस पत्र में वो कोर्ट बंद होने की स्थिति में वकीलों को मानदेय की मांग कर रहे हैं।